करके तो फिर मुतालबात जर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज इस असम्बली को अपनी रवायात को भी बरकरार रखते हुए आज मुझ से पहले 32 मेंबरान असम्बली जो हैं इस कोविड-19 के होते हुए भी, जहाँ बाकी सूबाई और नेशनल असम्बली में देखें तकरीर की हाज़री की बहुत कमी थी, लेकिन आज़ाद कश्मीर असम्बली की इस कोविड-19 के होते हुए भी यह रवायत बरकरार रही कि 32 मित समेत 33 मेंबरान असम्बली जो हैं इस कोविड-19 के होते हुए भी बजट के ऊपर अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं। शायद ये किसी और असम्बली में पाकिस्तान की मरकज़ी और सूबाई में ये सूरत हाल नहीं। जनाब स्पीकर, मैं चीदा बातों का ही इज़हार करूँगा क्योंकि बड़ी तफसील से वज़ीर आज़म साहब ने और बाकी मेरे कुलीग्स वज़रा ने गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें की वो उन्होंने तफसील से बयान कर दी। सबसे पहले तो 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में पैदा हो गई भारतीय हिंदुस्तान हुकूमत के उस इक़दाम की वजह से, जिसमें कश्मीर की सूरत हाल में अक्सर तब्दीली आई, तो इस जिसको हम बेस कैंप की हुकूमत कहते हैं, इसने फौरी तौर पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने राजा फ़ारूक हैदर खान साहब ने 9 अगस्त को ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें हुर्रियत समेत सारे आज़ाद कश्मीर के सियासी पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की और एक मुश्तरका लाएअमल अपनाया। और उसी लाएअमल की रोशनी में यकीनी बात थी, सब ने यही कहा कि हम कश्मीरी जाके दुनिया के आगे इस सूरत हाल से हम आगाह करें। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ऑपोजिशन लीडर, असम्बली के डेलीगेशंस, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, चाहे वो अमेरिका था जहाँ सेनेटर्स के साथ मुलाकातें हुई, US कांग्रेसमैन के साथ मुलाकातें हुई, यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर, बरतानिया के अंदर, टर्की के अंदर, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के अंदर ये सारे हजरात जो हैं ये गए और इस पर अपना केस जो है दुनिया के सामने रखा और यकीनी बात है उसके असरात थे। इसके लिए मैं कश्मीरी डायस्पोरा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 5 अगस्त के बाद जिस दीदा दिलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस यकजहती के साथ उन्होंने हिंदुस्तान के वो मजालिम, हिंदुस्तान का वो जुल्म पूरी दुनिया के सामने उसको उजागर किया। ये कोविड-19 के बाद थोड़ा सा उसमें कमी आई क्योंकि दुनिया की तवज्जो जो है वो तब्दील हो गई, वो हट गई, जिसकी वजह से यकीनी बात है वो जुल्म भारत बदस्तूर जारी रखे हुए है कोविड-19 के होते हुए भी वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो उसकी आवाज़ इंशाअल्लाह इस बेस कैंप से, यहाँ से भी जारी रहेगी, पाकिस्तान से भी जारी रहेगी और दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वहाँ से वो जारी रहेगी और वो आवाज़ पूरी दुनिया में उसको हम जो है उसको बदस्तूर उसको वो कायम रखेंगे। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ यहाँ LOC के अंदर बिला इश्तार फायरिंग से जो नुकसानात हुए, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने पहले इस माली साल में जो भी ख़त्म हो रहा है 13 करोड़ रुपए के छोटे छोटे प्लान मंसूबे जो हैं इस LOC के लिए रखे और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया कि जो शख्स भी उस फायरिंग से LOC में शहीद होता है, हिंदुस्तान की फायरिंग से, फौजियों की फायरिंग से, उसका मुआवजा भी बढ़ा के 10 लाख रुपए किया। और कोई जिसके ज़ेर कफ़ालत शख्स जो सरबराह कुंबा है, अगर वो शहीद होता है तो 20 साल तक जो है उसके बच्चों की परवरिश जो है वो भी हुकूमत अदा करेगी। स्पेशल अलाउंस पैकेज जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इसके लिए रखा। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी और फ़ौज के जो हमारे एज के साथ मिल के LOC पैकेज भी तैयार किया और अल्लाह के फजल से वो
इस जो 2020-21 का फेडरल बजट है, मरकज़ी बजट है, उसके PSDP के अंदर 3 अरब 64 करोड़ रुपीस का वो मंजूर हो चुका है और इंशाअल्लाह उससे बॉर्डर एरिया में बंकर्स की तामीर और पुख्ता सड़कें की तामीर जो बॉर्डर एरिया को टच करेंगी उन 12-13 हलकों के अंदर, वो सारा वो मौजूद है और इस पर काम जो है इसके अंदर शुरू हो जाएगा। जनाब स्पीकर, कोविड-19 इसी दौर के अंदर, इसी माली साल के अंदर, जिसकी यकीनी बात है पूरी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी, आज़ाद कश्मीर भी इसके लिए तैयार नहीं था, ये रूटीन से हट की ये एक चीज़ थी। जल्जला भी हुआ, वहाँ भी हेल्थ सिस्टम पे बोझ पड़ा, लेकिन वो बोझ वो पड़ा जो रूटीन का बोझ था। सर्जरीज, ज़्यादा सर्जरीज आ गई, लेकिन सर्जरी हम पहले भी करते थे, तादाद में इजाफा हुआ। ज़ख्मी पहले भी हम ट्रीट करते थे, तादाद में ज़ख्मी ज़्यादा आ गए। लेकिन कोविड-19 एक नई किस्म की चीज़ थी जो पहले से हमारा हेल्थ सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं था और यकीनी बात है अचानक ये चीज़ आई तो इसके लिए एक नया मनसूबाबंदी की गई। बजट की एलोकेशन जो है अलहदा से, क्योंकि पहले से बजट में तो कोई इसके लिए रकम नहीं थी इस माली साल के अंदर, लेकिन ज़रूरत को देखते हुए अलहदा बजट इसके लिए किया गया और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अपनी तरफ से जो, अपनी हुकूमत की तरफ से जो इसमें बजट दिया उसमें 12 करोड़ रुपये जो हैं वो एक डेवलपमेंट से, वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी वहाँ से दिए गए। 8 करोड़ रुपये जो हैं वो हमारे फाइनेंस से हमने हेल्थ को जो है इसके लिए दिए गए। 22 करोड़ रुपये जो हैं वो एक और डेवलपमेंट स्कीम नई हमने लॉन्च की, वहाँ से दिए गए। तो ये पैसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हेल्थ डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ अपने गेयर अप करने के लिए सिचुएशन से इसको हमने दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पूरे पाकिस्तान में आपने देखा, हर सुबह में देखा डॉक्टर्स ने PPEs का शोर किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स का, इक्विपमेंट का उन्होंने शोर किया कि वहाँ भी नहीं मिल रही। लेकिन आज़ाद कश्मीर में अल्लाह के फजल से हमने वसाइल मुहैया किए और यहाँ जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स थे उनको जो जो रिक्वायरमेंट थी अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की वो हमने प्रोवाइड की। और ये वाहिद खिता है जहाँ कहीं भी इस किस्म का शोर, इस किस्म की रिक्वायरमेंट जो है जिसमें कमी उसको महसूस नहीं होने दी। इसके साथ साथ जो हिकमत अमली हमने अपनाई कि नंबर पहले ही जब हमारा पहला पेशेंट आया तो हमने लॉकडाउन किया और यकीनी बात है जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा इसके असरात भी, जैसे यहाँ बहुत से मेंबरान ने कहा, ज़्यादा सख्ती की गई, एंट्री पॉइंट्स पे सख्ती की गई, लेकिन यही चीज़ होनी थी। यकीनी बात है उसमें थोड़ी बहुत कमी भी रह गई होगी, सही तरीका नहीं अपनाया गया होगा, लेकिन जनरली उसका मकसद, उस चीज़ से ये फ़ायदा हुआ कि आज आज़ाद कश्मीर पूरे पाकिस्तान में सबसे कंपैरेटिवली सबसे कम तादाद में जो है इन्फेक्टेड लोगों का जो है वो इसमें चीज़ है। जनाब स्पीकर, यहाँ इस बात का भी जिक्र किया गया कि आने वाले बजट में आपने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी कोविड-19 को, तो जनाब आने वाले बजट में हमने डेवलपमेंट के अंदर भी स्कीम रखी है, ओपन हैंडेड है, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें और इजाफा भी कर देंगे, लेकिन 20 करोड़ की स्कीम रखी है। और नॉर्मल बजट में भी हमने 50 करोड़ रुपए जो हैं कोविड-19 के लिए रखे गए हैं। और ये यकीनी बात है जैसे पिछले साल भी जब कुछ भी नहीं था तो हमने, जैसे मैंने कहा, कितने पैसे जो है उसको मुहैया किए गए, ज़रूरत के मुताबिक जैसे ये सूरत हाल इसकी आती रहेगी उसके मुताबिक इसमें हम इजाफा करते रहेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमने इसको, इसमें चीज़ को, इसमें हमने इसमें अपने रखा हुआ है। इसके लिए मैं अपने सारे हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने फ्रंट लाइन में होके बहादुरी के साथ यहाँ लोगों के लिए खिदमत अंजाम दी, पूरे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने खिदमत अंजाम दी। इस सिले में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी उनको इस सिले के एक बुनियादी तनख्वाह जो है उन सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने उसको दी कि जो लोगों ने भी खिदमत अंजाम की, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसमें मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने खिदमत दी। तो हेल्थ ये सबसे पहले चारों सूबों और मरकज़ के अभी उन्होंने दी नहीं, लेकिन आज़ाद कश्मीर वाहिद खिता है जहाँ सबसे पहले हुकूमत ने वहाँ उन तक जो है ये फैसिलिटी, ये एक बोनस जो है उन तक वो पहुँचाया गया। यहाँ मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा, हमारे कुछ भाई यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन वाले वो हड़ताल में भी हैं, उनके पास भी हम कई दफ़ा गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी गए, सेक्रेटरी भी गए, मैं भी गया, सारे गए। उनके 3-4 मुतालबे थे। सबसे पहले उनका मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर में जो है
टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए जाएं। दूसरा उनका मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर में नई डॉक्टर्स की असामियाँ जो हैं वो क्रिएट की जाएं। तीसरा उनका मुतालबा था कि हमारी प्रमोशंस जो हैं, सिलेक्शन बोर्ड्स जो हैं, उनको जल्दी किया जाए। चौथा उनका मुतालबा था कि हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑलरेडी जो मौजूद हैं उनकी पोस्टें क्रिएट की जाएं ताकि क्वालिफाइड लोग हैं, सब स्पेशलिटीज़ में क्वालिफाइड है, उनको भी अपॉइंटमेंट किया जाए। और आखिरी उनका मुतालबा था कि हमारी तनख्वाहों में जो है वो पाकिस्तान के बाकी सूबों में जो जहाँ हैं मुख्तलिफ हैं उनके मुताबिक उसमें इजाफा किया जाए। जावेद स्पीकर, जहाँ तक पहली बातें हैं हमने वो सारी बातें उनकी मानी। यहाँ ये बात भी मैं बताता चलूँ कि हम अभी हेल्थ सिस्टम में इवॉल्व कर रहे हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज बने जिस तरह वो बने अलहदा सूरत हाल थी, लेकिन आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम नॉर्मल बजट से उनको फीड कर रहे हैं। आज वहाँ प्रोफेसर हो, स्टाफ हो, किसी को भी पहली तनख्वाह, हर एक को पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। पहले ये बहुत बड़ा इशू होता था। आज हमने इस माली साल में भी इन्हीं मेडिकल कॉलेज के लिए हमने हाउस जॉब के लिए तकरीबन 300 जॉब्स जो हैं हाउस जॉब्स की वो क्रिएट की। 100 बंदा ग्रेजुएट होता है, इनसे 100 का हमने जॉब क्रिएट की। हमने इन हॉस्पिटल्स के लिए पीजी ट्रेनिंग्स के लिए 196 स्लॉट्स जो हैं वो क्रिएट किए। अब बाकी सूबों को इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो वसाइल अभी यकीनी बात है उनके जो वसाइल हैं ये नई क्रिएशन में नहीं चाहिए, उनके पहले से मौजूद थे। जैसे मैंने कहा हमें वो इवॉल्व कर रहे हैं, हमें इस जगह फंड्स लगाने पड़ रहे हैं। इसी तरह जब हम कहते हैं हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाएंगे तो उस हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट, टर्शरी केयर की रिक्वायरमेंट है कि हम उसकी बेड स्ट्रेंथ में इजाफा करेंगे हॉस्पिटल की। उस मौजूदा हॉस्पिटल में अंदर, क्योंकि जब एक नया स्पेशलिस्ट आता है, सब स्पेशलिस्ट आता है, तो उसके साथ उसको मरीज एडमिट करने के लिए बेड्स भी मिलने चाहिए। तो हमने उस बेड स्ट्रेंथ के इजाफे में भिम्बर में आपने देखा हम 50 बेड का इजाफा कर रहे हैं। मीरपुर में हमने फेज़ 1 कंप्लीट कर दिया, फेज़ 2 500 बेड का जो चल रहा है उसके लिए हमने इस माली साल में पैसे रखे हुए हैं। कोटली में हम 200 बेड का जो है वो हम उसमें इजाफा कर रहे हैं। पलंदरी में हम 150 बेड इख्तिताम में है, वो इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा। रावलाकोट में हम 200 बेड का, उसके लिए इस पे हमने पैसा रखा है, वो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बाग के लिए हम उसको इजाफा कर रहे हैं, कार्डियक सेंटर जो है, कार्डियक हॉस्पिटल, उसका इजाफा कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद के लिए हमने अभी हाल ही में जो है जो पीएम साहब ने कार्डियक हॉस्पिटल जो है एक अलहदा से 50 बेडेड जो है उसके लिए हमने अभी पूरा तैयार करें और इंशाल्लाह इस माली साल में वो शुरू होगा। इन सारी जगहों के अंदर आज़ाद कश्मीर में हम ऑलरेडी हुकूमत ने अपना बजट दिया, या हम इसको स्ट्रेंथ बना रहे हैं। ये कैपेसिटी बढ़ेगी तो यकीनी बात है इस कैपेसिटी में और स्टाफ आएगा और हमारे डॉक्टर, सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सब स्पेशलिटीज़ भी उनमें आएंगी। तो ये हुकूमत पहले से प्लान कर रही है और इसको यह की हुकूमत और वसाइल भी यहाँ इसके लग रहे हैं। फिर नई पोस्टें क्रिएशन की बात आई, वो भी हम कमिटेड हैं। हमने इस बजट में कहा कि हमारे जितने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, जिसमें त्रारखेल शामिल है, जिसमें बरनाला शामिल है, जिसमें समानी शामिल है, जिसमें बाकी हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ बिल्डिंग बन गई है वहाँ थोड़ा इक्विपमेंट और स्टाफ वो हम इस माली साल में मुहैया करेंगे। और डॉक्टर्स की भी यही उसमें उनका भी यही ख्वाहिश थी कि हमारे स्लॉट्स और पोस्टें क्रिएट की जाएँ, वो भी हमने कमिट किया। अब ये ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन वसाइल के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें भी वसाइल लग रहे हैं। अब जो आप तनख्वाह का इजाफा चाहते हैं उस पर थोड़ा सा मिले, उसमें मरकज़ी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई जिसमें चारों सूबाई वज़ीर हेल्थ के और सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ के, मरकज़ी जो हेल्थ के एडवाइज़र हैं और फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के भी वज़ीर और सेक्रेटरी जो हैं इस कमेटी के मेंबर्स हैं, वो यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आना चाहते हैं इस हेल्थ सिस्टम के लिए, एक यूनिफॉर्म पैकेज लेके आना चाहते हैं। तो हमने भी इन डॉक्टर्स हजरात साहब से यही, भाइयों से यही कहा, बच्चों से यही कहा कि 2 महीने का टाइम है, 2 महीने आप इस पर लिखते हैं, वो पैकेज जो यूनिफॉर्म लेके आएंगे तो उसमें हमारे लिए भी आसानी होगी, एक यूनिफॉर्मिटी रह जाएगी। तो हमारे पीएमए के भाई तो मान गए, लेकिन ये यंग डॉक्टर्स
इस बात पे भी उनका इख्तलाफ है, उस पर हम फिर उनकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे बस में है, हम गलत बयानी करें, गलत नोटिफिकेशन करें, मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी हुकूमत का वो है नहीं तेवर। हम जो असलियत है उसके साथ रहते हुए ये बात करेंगे। जब उनके इतने मुतालबात पे हमने माना, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको हमने माना कि ये हम करके देंगे उनको, जिसमें हमें एक कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी, फेडरल गवर्नमेंट की कमेटी, वो जब फैसला करेगी तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम उस पर भी अमल करेंगे। तो जनाब स्पीकर, कोविड-19 के लिए जैसे आपको पता है यहाँ कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जब शुरू हुआ तो 14 लैब्स थी पूरे पाकिस्तान में। आपसे अंदाज़ा हो गया कि ये लैब बड़ी हाई स्टैंडर्ड्स की होती हैं, टेक्निकलिटी इसमें ज़्यादा आती है। तो आज अल्लाह के फजल से हमारी जो 3 लैब्स हैं डिवीज़न हेडक्वार्टर्स के अंदर, वो इसमें काम कर रही हैं, और इनमें से 2 लैब्स को हमने 2-2 PCR मशीन्स दी हुई हैं ताकि वो अपनी टेस्टिंग जो है वो उसमें इजाफा कर सकें, उसमें वो तेज़ी से अपना उसमें इजाफा लाए। और इंशाल्लाह हमें अगले हफ्ते एक और लैब टेस्ट PCR मिल रही है, तो हम उसको भी कहीं इंस्टॉल करेंगे ताकि उसमें भी हम तेज़ी इसमें हम तेज़ी ला सकें। हमने आगे हालात को देखते हुए, क्योंकि अगले 2 महीने इसके लिए बड़े क्रूशल समझे जाते हैं, और यकीनी बात है इसमें मरीज़ वो नहीं होता कि रेफ़र होके यहाँ आएगा या रेफ़र होके इस्लामाबाद या पिंडी चला जाएगा, हर जगह अपनी ज़रूरत है। तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ICU सेंटर्स जो हैं बहुत तेज़ी से वसाइल हमने मुहैया किए, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम जो है वो उसमें लगना शुरू हो चुका है। उसके लिए ICU के बेड्स जो हैं, प्रॉपर ICU बेड्स लग जाएंगे। उसके लिए वेंटिलेटर्स, बाईपैप, CPAP, जो इक्विपमेंट है, कार्डियक मॉनिटर्स, वो सारा इक्विपमेंट जो है, और इंशाल्लाह अगले 10 से 12 दिन या 15 दिन एट द मोस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं अपने काबिल अमल इस्तेमाल जो हैं ये आना शुरू हो जाएंगी। ये वही वसाइल हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उनसे हमने ये परचेसेस की हैं। इसमें NDMA ने भी हमें सपोर्ट किया है 3 जगहों के अंदर, जिसमें मुजफ्फराबाद के एम्स के अंदर, कोटली के अंदर और भिम्बर के अंदर जो ICU सेंटर्स हैं वो NDMA बना के देगी। बाकी जगह जो है आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपने वसाइल से ये चीज़ बना रही है। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के बाद ये सब इन सेंटर्स के अंदर भी जो है हमारा जो है ये प्रॉपर सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से, जिसका यहाँ बजट के दौरान कई मेंबरान ने जिक्र भी किया कि इसकी कमी है, तो हम सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम के तहत जो है और ये सारी ऑक्सीजन जो है मुहैया होगी, और हम ये जो है 2 हफ्ते के दौरान जो है इस पर हम काबिल इस्तेमाल जो है ये पूरे आज़ाद कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये इसको हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ एक पॉइंट रेज़ किया गया, मेरे फाजिल मेंबर पेशावर ने रेज़ किया कि इस बजट में आपने जो बजट एस्टिमेट्स हैं उसमें शो किया कि जो वेरिएबल ग्रांट है आपने 70 बिलियन जो है उसको शो किया, जो फेडरल गवर्नमेंट हमें टैक्सेस शेयर के हिसाब से देगी, जबकि एक्चुअल टैक्स जो है वो तकरीबन 55 अरब रुपया जो है वो हमारा दे रही है। तो हमने क्यों उसको यहाँ 70 अरब एस्टिमेट में क्यों डाला? बेसिकली 2018 में हमारा मरकज़ी गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ था। तो जिस एग्रीमेंट के अंदर, जैसे इसका प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने भी जिसका जिक्र किया कि उस वक्त की हुकूमत के साथ ये प्रॉपर ये एग्रीमेंट हुआ, फाइनेंस डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी हुआ 2018 में। उसके तहत ये था कि हमने ये डिसाइड किया कि हमें आज़ाद कश्मीर को जो फेडरल टैक्स शेयर है प्रोविंसेस का, टोटल फेडरल टैक्स शेयर जो है उसमें से 3.64 के हिसाब से जो है वो शेयर जो है आज़ाद कश्मीर को मिलेगा। और वो क्योंकि जब वो मिलेगा तो जो हम डेफिसिट ग्रांट फेडरल गवर्नमेंट देती थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि डेफिसिट ग्रांट ख़त्म होने से अब हम जो ये पैसा मिलेगा बस इसके अंदर रहते हुए, और जो हमारी अपनी इनकम है, इनकम टैक्सेस CBR से जो इनकम आती है, दूसरे ऑन रिसोर्सेज जो टैक्स जनरेट होते हैं, इन्हीं पैसों के अंदर हमने रहना है। हमने इसको प्रेफर किया इसको, और अल्लाह के फजल से इसके तहत हमें 2018-19 में हमें 49 बिलियन जो है वो मिला, और दूसरे साल 2019-20 में हमें 55 बिलियन इसका मिला, और इस दफ़ा जो हमारा एस्टिमेशन बन रही थी इस फार्मूले के तहत वो 70 बिलियन बन रही थी।
लेकिन क्योंकि मरकज़ की अपनी टैक्स की शॉर्टेज है, अपने उनके इश्यूज़ हैं, उन्होंने हमें पहले 50 अरब किया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब गए इमरान खान साहब के पास, दोबारा मुलाकात की, उन्होंने वापस कहा चलें 55 अरब है। लेकिन हमने अपने उससे सरेंडर नहीं किया, क्योंकि ये अगले माली साल की है, अगले माली साल के हालात कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने बजट जो है वो 70 बिलियन को रख के उसके अंदर बनाया है। तो उसके अंदर हमने जो खर्चा है उसके अंदर हमने ये गुंजाइश छोड़ी है कि ये अजाफी पैसा आएगा तब होगा, तो उस तरह हमने बजट ये बनाया है। लेकिन हमने उसको सरेंडर नहीं किया ताकि हम अपना जो हमारी एग्रीमेंट है उससे हम पीछे ना हटें। ये आप वो देखते हैं कि ये हमेशा चलता रहता है, दूसरे सूबों में भी देखते हैं, कभी पंजाब कहता है कि हमें पूरे टैक्स शेयर नहीं मिला, कभी वो सिंध कहता है हमें पूरा टैक्स शेयर नहीं मिला। लेकिन अपनी जो असूल है, जो अपना उनकी जो टैक्स का हिस्सा है उससे दस्तबरदार हम नहीं हुए, इसीलिए हमने उसको वहीं रखा है 70 बिलियन, जो कि अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट फाइनेंस डिवीजन के साथ जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का है उसके मुताबिक हमने उसको पूरा रखा और उसके मुताबिक ही हमने सारी बजट की वर्किंग की हुई है। और इंशाअल्लाह ये बजट एस्टिमेट्स होते हैं, इन द एंड आप देखते हैं जैसे भी पिछले माली साल के बजट में हम रिविजन ला रहे हैं, तो आइंदा कोई कमी पेशी हुई तो उसको हम रिवाइज करके हम उसके मुताबिक ये सारे कुछ जो है हम ये कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ जिक्र किया मेरे फाजिल मेंबर ने, उन्होंने जिक्र किया कि CBR जो है आज़ाद कश्मीर का CBR जो बनाया इसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया। ये कोई नई चीज़ नहीं थी और मैं ये समझता हूँ कि पहले भी टैक्स कलेक्शन जो है ये आज़ाद कश्मीर की हद तक टैक्स कलेक्शन जो है ये काउंसिल सब्जेक्ट था और वो काउंसिल करता था। अब जब काउंसिल ख़त्म हो गई तो यकीनी बात है ये सारा कुछ आज़ाद कश्मीर के पास आ गया। काउंसिल के अंदर पहले से CBR मौजूद था जो काम कर रहा था, जो इनकम टैक्स कलेक्शन के अंदर उसकी एक अथॉरिटी है जिसमें सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स जो थे वो इसके चेयरमैन थे, कमिश्नर्स और जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी उसके मेंबर्स थे। तो ये CBR पहले काम कर रहा था। अब जब ये आज़ाद कश्मीर को डिवॉल्व हुआ, आज़ाद कश्मीर में आ गया, तो यकीनी बात है कि अब यहाँ हमने सिस्टम को करने के लिए हमने अपना भी कुछ करना था, क्योंकि अभी आज़ाद कश्मीर का पार्ट आ गया। तो हमने फिर एक इनलैंड रेवेन्यू जो है उसको डिपार्टमेंट बनाया, एक नया डिपार्टमेंट, इसको भी हमने शुरुआत की इनलैंड रेवेन्यू, और नया CBR जो है वो उसके मुताबिक जो है आज़ाद कश्मीर का नया जो हमने CBR उसको हमने वो बनाया और उसके वही तरीका रखा जो FBR का तरीक़ाकार है, एग्जैक्टली 100% हमने उसको फॉलो किया। और उसमें सारे फाइनेंशियल इख्तियार भी हमने उसी तरह दिया है कि इंडिपेंडेंट ऑटोनमस किस्म की इख्तियार होंगे ताकि ये टैक्स कलेक्शन के अंदर कोई इंटरफेरेंस किसी किस्म की ना हो। और हमने 100% उसको जो हमारा मासवाई एक चीज़ के FBR के चेयरमैन के लिए लिखा गया है कि वो हुकूमत पाकिस्तान अपने मुलाजिम में से किसी को ब्यूरोक्रेट को भी लगा सकती है या बाहर से भी कोई लगा सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस ये रहा है कि बाहर से FBR का कभी भी चेयरमैन आया आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हमने वो चीज़ अपने एक्ट के अंदर वो चीज़ हमने नहीं डाली। हमने ये डाला कि या ग्रेड 21 उससे ऊपर कोई ऑफिसर, या अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चाहे तो FBR से भी डेपुटेशन पे ग्रेड 21 उसके ऊपर ऑफिसर जो है वो ले सकती है। और सेकंड चीज़ हमने ये भी डाली उसके अंदर कि क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो उसके लिए हमें सेक्रेटरी भी इसका इनलैंड रेवेन्यू चाहिए था। तो अगर हम अलहदा रखते तो फिर दो इख्तियार डिवाइड हो जाते, एक तरफ चेयरमैन होता है, एक तरफ सेक्रेटरी होता है, और यकीनी बात है मुलाजिम दो हिस्सों में बढ़ जाते, हिस्सों में वो आते। तो हमने इन एडिशन किया जो चेयरमैन CBR होगा ही विल ऑल्सो बी द सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू। अब आप बता दें इसमें हमने कोई किसी किस्म की कमी पेशी की, हमने कोई फेडरल दस्तूर से हटा, वही पॉलिसी, वही लॉ, सारा कुछ वही अरेंजमेंट हमने जो है इसको अडॉप्ट की है। तो इस पर मैं नहीं समझता कोई इसमें हमें कदगन है, कोई रुकावट है, तो हमने वही उसको अडॉप्ट करके इसको हम वर्किंग में लेके आ रहे हैं। शायद स्पीकर, यहाँ ये बात भी कही गई कि हमने जो बजट बनाया वो इलेक्शन ज़रूरियात के मुताबिक बनाया, इलेक्शन को देखते हुए बनाया। शायद स्पीकर, अगर इलेक्शन को देखते हुए बनाते तो हम बेशुमार स्कीमें इंक्लूड कर देते कि ये तो अगली जो भी हुकूमत बनेगी उस पर जाएगी अगले माली साल में,
हम बजट बुक में टोकन एलोकेशन के साथ स्कीमें इंक्लूड कर देते। लेकिन आज भी जो हमारा डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, इसकी अगर टोटल डेवलपमेंट की कॉस्ट निकालें तो ये 73 बिलियन, जिनमें से 24.5 बिलियन जो है वो इस माली साल में है। इसके अलावा 3 और साल का इतना ही बजट आए तो 3 साल का थ्रो फॉरवर्ड जो है हमने इसके अलावा 3 साल का थ्रो फॉरवर्ड रखा हुआ है। हर स्कीम जो है वो एलोकेशन के साथ है और न्यू स्कीम्स की तादाद बहुत कम है। तो हमने तो कोई उस तरह का काम नहीं किया जो 2016 में जब ये आए थे कि टोकन पैसे रख के 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर सड़कें रख दी थी। हमने जो भी रखी हैं वसाइल के साथ रखी है। और फिर यह भी कहा गया कि यहां प्रोडक्टिव सेक्टर को कम किया गया है, सोशल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा दिया गया है। प्रोडक्टिव सेक्टर्स हमारे हैं कौन से ज्यादा जिस पर आप फोकस कर सकते हैं आजाद कश्मीर में रहते हुए? प्रोडक्टिव सेक्टर्स हमारे या टूरिज्म को हम फोकस कर सकते हैं या हाइड्रोल को हम फोकस कर सकते हैं। मेजर हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो हैं जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि यहां से हम बड़ी बड़ी गेन कर सकते हैं। और यहां यह भी कहा गया कि टूरिज्म के अंदर बजट बहुत थोड़ा रखा गया है। तो जनाब स्पीकर, हमारे इस गवर्नमेंट का सबसे जो आप कहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट किया था, मैं समझता हूं हमारा सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट यहां की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर लेके जाना। हमने 640 किलोमीटर रोड, मेन रोड्स, तकरीबन 13 अरब रुपए से हमने 2017-18 में इसका काम शुरू किया और आज वो तकमील के आखिरी मरहल के अंदर हैं, जिसमें केल से लेके इफ्तिखाराबाद तक सारी मेन रोड्स उसमें शामिल हैं। तो ये मैं समझता हूं इन रोड्स का क्या फायदा मिलना है। वो कहते हैं किसी भी इलाके में रोड दे दें, तरक्की खुद ब खुद चल के आती है। इस बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से यकीनी बात है यही टूरिज्म को सबसे बड़ा जो है फायदा ये मिलेगा। आपने देखा होगा पिछली हुकूमत में, आप खाई गला से पंजोसा सड़क की क्या हालत थी, आपने खुद जाके देखा होगा। आज आप उस सड़क की हालत खुद देख लें कि जो नई बन चुकी है। आज पूरे आजाद कश्मीर की सड़कों की हालत में मैं दावे से कहता हूं, दावा नहीं हकीकत है ये, आप खुद चल के देखें। तो ये क्या हमारे ये मेगा प्रोजेक्ट जो है इस पे कोई कमी थी? हमारे इस सेक्टर में पैसे देने में कोई कमी है? इसके साथ साथ मेन रोड्स के साथ साथ इस अगले माली साल को मिला के हम तकरीबन हर हल्का इंतखाब में 75 किलोमीटर नई लिंक रोड्स भी दे रहे हैं, वसाइल के साथ दे रहे हैं, सिर्फ टोकन मनी के साथ नहीं दे रहे। अब बजट बुक खोलें, देखें, जहां ये पैसा है पिछली कंप्लीट हो रही हैं, फेज 9, 10, 11 जो ये छोड़ के गए थे पिछली हुकूमत, हमने उसको भी टेकअप किया, उनको भी कंप्लीट किया, हमने नहीं निकाली उनको, तो सिर्फ टोकन पैसे थे, उसको अमल किया। और आज हमने 75 किलोमीटर हर हल्के में ये इससे प्रोडक्टिविटी मिलती है, फार्म टू मार्केट लोड्स में इजाफा मिलता है, लोगों को सहूलत मिलती है, लोग हॉस्पिटल में आने में आसानी महसूस करते हैं, लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाने में आसानी महसूस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी पैदा होती है। ये बहुत बड़ा जो है इसमें नजर आता है। फिर टूरिज्म के अंदर आजाद कश्मीर का सबसे क्रेडिटेबल पॉइंट क्या है? इसकी खूबसूरत जगह है। पहला कॉन्सेप्ट टूरिज्म का था रेस्ट हाउसेस बना दो, सरकारी रेस्ट हाउसेस बना दो। इससे कभी भी टूरिज्म जो है उसको फायदा नहीं मिलता। हमने एक पॉलिसी चेंज की और हमने पॉलिसी ये चेंज की, हमने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे स्पॉट्स थे वो ज्यादातर जंगलात के पास थे और जंगलात से जमीन लेना बड़ा इशू आता था हमें। फिर गवर्नमेंट ने इस पर कमेटी बनाई, पूरी वर्किंग हुई और अब तकरीबन 400 कनाल मुख्तलिफ आजाद कश्मीर में एरियाज के अंदर हमने टूरिस्ट स्पॉट्स का बैंक टूरिज्म के अंदर बना दिए। उनको वो लीज आउट करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। हुकूमत का काम है रोड बना के देना, पानी बना के देना, पानी वहां लेके आना, बिजली वहां पहुंचाना, बाकी प्राइवेट सेक्टर उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। तो अल्लाह के फजल से आजाद कश्मीर में टूरिज्म ऑटोमेटिकली लोग आना शुरू हो गए हैं, इसलिए कि मरी सेचुरेट हो गया, सवात के एरियाज इतना सेफ नहीं रहा, तो लोगों ने आजाद कश्मीर का रुख किया।
आगे अब हमने प्राइवेट सेक्टर्स को इंसेंटिव्स दिया। इंसेंटिव ये दिया कि ये स्पॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम लीज आउट देने के लिए तैयार हैं। हमने वो उसको जंगलात से पहले प्रॉब्लम आती थी कि उस प्रोसेस बहुत लंबा होता था, उसको हमने ऑलरेडी टूरिज्म के पास इसको लीज आउट के लिए रख दिया है। जंगलात से निकाल के वो ज़मीन जो है जिसको हम कहते हैं कि टूरिस्ट बैंक टूरिज्म डिपार्टमेंट में हमने क्रिएट कर दिया है। तकरीबन 400 कनाल ये पूरे आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जगह बनती हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इकदाम है और इससे टूरिज्म के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आएगी और आप वो देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म जो है इसमें बहुत बड़ा फलेगा फूलेगा। इससे बहुत बड़ा जो है ये एक नई इनिशिएटिव था मैं समझता हूँ और इसको अमली जामा जो है हमारी हुकूमत ने इसके अंदर ये पहचान ली लेगा। जनाब स्पीकर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ बिजली की तरसील बहुत पुराना हमारा सिस्टम चल रहा था। हर सिस्टम की एक लाइफ होती है, पोल कंडक्टर की भी एक लाइफ होती है। 12, 20, 25 साल 30 साल बाद कंडक्टर की जो है उस पर फर्क आ जाता है, बिजली की क्वालिटी नहीं रहती। तो हमारी हुकूमत ने इस सेक्टर के अंदर भी अगर सिर्फ बिजली के सेक्टर के अंदर मैं बात करूं तो 5 अरब 13 करोड़ रुपए जो हैं इस हुकूमत ने जो है अभी तक जो है इस हुकूमत ने 2016-17 से लेके आज तक इस पे इन्वेस्ट किए, इसको दिए। आप खुद जज कर लें कि इसमें हमने क्या इस माली साल में भी जो हमने बजट पेश किया है 1 अरब 10 करोड़ रुपया जो है हमने इस बिजली की तरसील को बेहतर करने के लिए इसमें ट्रांसफार्मर्स आएंगे, कंडक्टर आएंगे, पोल्स आएंगे, जहाँ गैप ज्यादा है वहाँ पोल्स होगा। तो ये निज़ाम की बेहतरी है। अगर आप समझते हैं इसमें कोई और चीज़ को बेहतरी थी तो वो भी आप देख लें, लेकिन प्रायोरिटी जैसे मैंने यहाँ जब मैंने बयान की कि हमने इन चीज़ों को हमने प्रायोरिटाइज किया। इसी तरह दूसरा बड़ा सेक्टर हाइड्रल के है, जैसे यहाँ भी इज़हार किया गया। और हाइड्रल में भी आज़ाद कश्मीर ने अपनी ADP से अभी तक इन 4 सालों के अंदर और ये 5वां साल बुला के 2 अरब 63 करोड़ 85 लाख रुपया जो है उसकी एलोकेशन की है इस साल के इनके अंदर, जहां हमारे मुख्तलिफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर चल रहे हैं इंशाल्लाह उनको अभी हम छोटे जो हैं जनरेशन के आखिरी मराइल में हैं, तो वो भी इनपुट जो है आज़ाद कश्मीर को ये बड़ी मिलेगी। तो ओवरऑल हमारे इस 4 साल के दौर और ये 5वां साल मिला के बिजली के अंदर अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट देखें हमने अपनी ADP से, जो हमारी ADP जिसको हमने बढ़ाया और उसके अंदर से जो इन्वेस्टमेंट की, मैं इस पे फॉरेन नहीं बात कह रहा, अपनी जो बात कह रहा हूँ वो 7 अरब 77 करोड़ रुपया जो है वो इसके अंदर जो है हमने टोटल जो है इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट जो है हमने ये की। एक और बात जिसको यहाँ कहा गया कि टैक्स टारगेट्स जो हैं, आपने इस साल भी टैक्स का टारगेट से जो है आपने कम आपको वसूल हुए और अगले साल आपने उसको बढ़ा के 28 अरब रुपया जो कर दिए। कि जब से टैक्स का इनलैंड रेवेन्यू के पास हमारे पास जब से ये डिपार्टमेंट आया तो यकीनी बात है इसमें बहुत खातिर खा जो है इसमें इजाफा हुआ। अगर हम दिसंबर तक की बात करें इसी माली साल के 2019-20 के दिसंबर तक उसके इक्विवेलेंट पुराने दिसंबर से बात करें तो तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ रुपए के इजाफी टैक्स वसूल हो चुके थे। ये तो अनफॉर्चुनेटली आखिरी हिस्से में मार्च से लेके जून तक मेजर शेयर टैक्स के हमारे यहाँ तब आते हैं, आखिरी जो क्वार्टर होता है उसमें कोविड-19 की वजह से ये जो कमी पेशी हुई उसकी वजह से यकीनी बात है हमें थोड़ी सी शॉर्टफॉल आई। लेकिन आगे जो हमने टारगेट रखा है वो वैसे हवा में नहीं रखा, हमने कैलकुलेट करके रखा। हमने कैलकुलेट किया कि हमारा एक मेजर हिस्सा सिगरेट्स से आता है, फेडरल में सिगरेट्स में टैक्स का जो हिस्सा है और शेयर जो है टैक्स है उसमें इजाफा किया गया है। इसी तरह कोआला प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो रहा है, उससे हमें जो है टैक्स जो है वो जनरेट होगा। इसी तरह हमारे कोर्ट में केसेस हैं अरबों रुपए के टैक्स रिकवरी के, वो आखिरी स्टेज में है और हम अगले माली साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका फाइनल फैसला, क्योंकि वो आखिरी स्टेज में कोर्ट के अंदर, तो अगले माली साल में आखिरी कोर्ट से उनका फैसला होगा। तो उससे हमें यकीनी बात है ये चीज़ों में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है और हम गेयर अप करेंगे इंशाल्लाह। हम पूरी उम्मीद हैं कि अगर हमें सूरत हाल कोविड की बहुत ख़राब ना हुई तो हम इंशाल्लाह उस टारगेट को अचीव करेंगे और उसी को हमने बेस बनाया ऑन दीज ग्राउंड्स। हमने कुछ आंखें बंद करके उसको बेस नहीं बनाया,
बल्कि इन ग्राउंड्स के अंदर इसको बेस बना के उतर हम इसको लेके गए। जनाब स्पीकर, यहाँ डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज़ की बात हुई तो मैंने जैसा इजहार किया, जैसे ऑलरेडी मैंने जिस चीज़ का मैंने पहले भी इजहार किया था कि हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को पुराना से हमने पूरे साल फोकस किया और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है बाकी चीज़ों में भी उसकी फ़ायदा मिलता है, एक रोड, जैसे मैंने जिस बात का इजहार किया। उसके बाद हमने ये छोटी स्कीम्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट्स की, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी को मोबिलाइज करने में एक्टिविटी में अभी, और हमने इसको खुला नहीं छोड़ा। जब हमने इस पर पैसा बढ़ाया प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में, इसको बाकायदा सैप के तहत किया, इसको बाकायदा इसका भी एक फोरम बनाया, इसकी भी स्कीम बनती है, सैप में जाती है, अप्रूवल का फोरम है, वहाँ स्कीम अप्रूव होती है, रिकॉर्ड में रहती है। पुराना सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का नहीं रखा। उसके तहत तकरीबन एक साल में, पिछले माली साल में 30,000 प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे ग्राउंड के अंदर वो हैं। ये खुली बात है, आप रिकॉर्ड से स्कीमों की लिस्ट लें, जाके मायना करें, यहाँ बयान करें कि यहाँ स्कीम में यहाँ कमी पेशी हुई, इतने वसाइल थे यहाँ नहीं लगे, लेकिन ये लोगों की फ़ायदे की चीज़ है। इसके अंदर यकीनी बात है लोगों का बहुत बड़ा जो है इसमें फ़ायदा मिलता है। और शुरू से हमारे जो ब्लॉक एलोकेशन है जो एजेके को मिलती है, उसमें शुरू से ये था कि ये PC1 प्रोजेक्ट है, और ये जो हम लोकल गवर्नमेंट को, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है, ये भी एक सवाल था कि किस ग्राउंड के ऊपर आप ये करते हैं। इसमें लोकल गवर्नमेंट के मैनुअल के मुताबिक, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट नहीं होता, कम्युनिटी के भी अपना शेयर होता है, चाहे वो ज़मीन की सूरत में हो, चाहे वो पाइप की लेइंग की सूरत में हो, चाहे वो मजदूरी की सूरत में हो, कम्युनिटी भी कंट्रीब्यूट करती है और हुकूमत भी उसको सपोर्ट करती है। इस ग्राउंड के ऊपर ये जो है ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये मुख्तलिफ चल रहे हैं। आप ये बताएं कि इनमें कौन सी गलती, यहाँ यही फोरम है, इतने ज़्यादा हम सेशंस रखते हैं, आप लेके आए कि ये मंसूबे थे, इनमें ये गलती है, ये कैसे है। हमने तो हर मंसूबे का रिकॉर्ड बना हुआ है, आपको नज़र आता है। आप तो व्हाट्सएप के पर भी रिकॉर्ड जो है, जो मंसूबा बनता है उसका प्रोग्रेस जो है मॉनिटर होती है, तो इसमें भी कोई कमी नहीं है। इसके बाद अगला हिस्सा जो हमने एजुकेशन को दिया, एजुकेशन में एजुकेशन को हमने 2,57 करोड़ रुपीस जो दिए, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का भी कंपोनेंट जो है वो भी शामिल है, जिसमें हमारे बेशुमार प्राइमरी स्कूल स्टेट ऑफ द आर्ट जो हैं, प्राइमरी मिडिल स्कूल, बल्कि कई जगह हाई स्कूल भी उसके तहत वो बन रहे हैं। इसके जगह हमने फिर, क्योंकि अभी भी एजुकेशन के अंदर हमारे बेशुमार स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी तक वो शेल्टरलेस भी हैं, उसमें इसलिए हमें ज़रूरत है, अगर तकरीबन 5,000 प्राइमरी स्कूल है तो उसमें से तकरीबन 2,000 के करीब ऐसा होगा जो शेल्टरलेस होगा। तो ये हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है, तो बतदरीज हम इसमें इजाफा करते जा रहे हैं। इसके अलावा हमने 29 मिडिल स्कूल जो हैं, हर हल्के में एक स्कूल वो भी बना रहे हैं। अगले माली साल में हम 60 जो से हैं नए प्राइमरी स्कूल्स को अपने बजट से जो है PSDP अपने AJK के ADB से हम उसके लिए भी वसाइल हमने मुहैया किए हैं। आपने खुद देखा कि एजुकेशन के बायोमेट्रिक सिस्टम को मुतारिफ़ कराया, E-लर्निंग को भी मुतारिफ़ करा रहे हैं, और फिर वो बच्चों के लिए स्पेशल इन्वायरमेंट क्लासेस रूम्स के लिए, फर्नीचर के लिए, ये सारी चीज़ें हम ये रख रहे हैं। तो तीसरी बड़ी तरजीह जो है हमने उसको दी। इसके अलावा यहाँ ये बात भी हुई कि यहाँ स्पोर्ट्स के मौके, हमारे फाजिल भाइयों ने यहाँ ये इसका भी जिक्र किया, तो इसके लिए हमने स्पोर्ट्स यूथ का बजट जो है उसको हमने बढ़ाया है, और उसको बढ़ाने में हमने मेन जो है एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जिसमें हम हर जो है एक यूनियन काउंसिल में प्ले ग्राउंड जो है बच्चों को 20-25 लाख रुपए का तकरीबन इस अंदाजे में, ताकि उनको प्लेइंग फील्ड जो है हर यूनियन काउंसिल में आज़ाद कश्मीर की एक जो है वो मैसर आ सके, ताकि प्रैक्टिकली वो खेल सके। बजाय बड़े बड़े स्टेडियम्स तो हमारे ऑलरेडी बन रहे हैं, लेकिन हर यूनियन काउंसिल के अंदर भी आप खुद देखते हैं, आपने भी देखा होगा, पहाड़ के अंदर लोग अनइवन सड़क जगहों के ऊपर भी खेल रहे होते हैं, उनको प्रॉपर जगह बना के ताकि उनको खेल के लिए ये सहूलत बन सके, वो प्रोजेक्ट भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो मेरी गुजारिश यही थी कि हमने जो प्रायोरिटीज़ बनाई, इन प्रायोरिटीज़ में किधर से ये झलक आती है कि हमने इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बजट बना दिया। हमने कोई
एग्जैजुरेटेड बजट नहीं बनाया, थ्रो फॉरवर्ड हमने, मैंने जैसे पहले इजहार किया, सिर्फ 3 साल का थ्रो फॉरवर्ड रखा हमने, कोई 15 साल का, 10 साल का, 8 साल का थ्रो फॉरवर्ड रख के नई स्कीमें बना के हम बस शुरुआत करके तख्तियां लगा के चले जाते, हमने ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई। वसाइल के साथ जो चीज़ देंगे इंशाल्लाह ग्राउंड में उसको इस माली साल पे काम शुरू होगा, प्रॉपर तरीके से काम होगा, फंडिंग के साथ काम होगा, उसके अंदर हमने ये चीज़ें लेके आए। तो मेन तरजीहात जैसे मैंने बताया, अब इसमें से आप खुद गाइड करें इसमें क्या तरजीहात पे हम कमी ला सकते थे, क्या कर सकते थे। हमने अपनी समझ बूझ के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक, यकीनी बात है इन्हीं तरजीहात में दिया जहाँ इस खित्ते की आवाम की बेहतरी हो सके, इस खित्ते को आवाम को फ़ायदा मिल सके, उसी कोशिश में हम ये लेके आए। इस माली साल में पिछले माली साल जो भी ख़त्म हो रहा है, रनिंग माली साल में हमारी कैथ लैब मीरपुर की जो है वो ऑलमोस्ट पूरी फंक्शनल होने वाली है। उसके लिए हमने इजाफी पोस्टें भी क्रिएट कर दी हैं, और ये कोरोना ना आती तो शायद अभी शुरू हो जाती, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है 1-1.5 महीने में वहाँ जो है प्रोसेस जो पूरा सिस्टम जो कैथ लैब इंस्टॉल हो जाएगी, और वहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो है वो निज़ाम जो है उसका चल जाएगा। और आइंदा माली साल के लिए हमने मुजफ्फराबाद के अंदर जो है कैथ लैब, जो हमारा ये कोविड-19 का भी हॉस्पिटल टेम्प्रेरी बना हुआ है, इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे कार्डियक हॉस्पिटल के अंदर, और वो इंशाल्लाह उसका भी हमने ख़रीद कर ली है, कैथ लैब का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो इंशाल्लाह अगले माली साल के अंदर आप देखेंगे मुजफ्फराबाद के अंदर भी ये वाला सिस्टम जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का शुरू हो जाएगा। इसके साथ बाग के अंदर भी हम इंशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं, वो भी इस बजट के अंदर उसका भी मौजूद है, इसमें हम आगे लेके आगे बढ़ के जाएंगे। जावेद स्पीकर, इसके अलावा जो बातें यहाँ ये कही गई कि लोगों को टेक्निकल तालीम हासिल करनी है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कहा कि हमने एक इंडोरमेंट फंड तकरीबन जो है 76 करोड़ अभी दिए, 1 अरब रुपए का इंडोरमेंट फंड जो है वो हमने बना दिया है, और उस फंड से फिर जो पैसे वसूल होंगे वो मुख्तलिफ टेक्निकल ट्रेनिंग में, और टेक्निकल ट्रेनिंग के वो पाकिस्तान के बड़े इदारे वहाँ से हम ट्रेन कराएंगे, ताकि उन लोगों की मार्केट वैल्यू भी हो, उनके लोगों के सर्टिफिकेट्स की, डिप्लोमेस की वैल्यू भी हो, और वो फिर मुख्तलिफ जगहों जाके उनको जॉब में उनको आसानी पैदा रहेंगे। ये बहुत बड़ा इकदाम है हमारी इस हुकूमत का। इसके साथ साथ जो कर्ज़ों की स्कीम्स थी, जो जिसके वज़ीरान साहब ने भी जिसमें बात कर दी, उस पर 90 करोड़ रुपये के इस माली साल में जो है मुख्तलिफ लोगों को छोटे कर्ज़े जो हैं, छोटे काम के लिए जो हैं वो अख़ुवत के थ्रू जो है वो दिए जा रहे हैं। जो हुकूमत ने पैसे मुहैया किए थे इसके ऊपर वर्किंग उनसे करा रहे हैं, क्योंकि वो इसके लिए बहुत माहिर पूरे पाकिस्तान में बन गए हैं, सिस्टम उनके पास मौजूद है। तो हमने भी इसको इसमें यही चीज़ की है। तो जनाब स्पीकर, आखिर में मैं एक बार फिर सारे ऐवान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ये बजट, जैसे मैंने कहा कि इसमें प्रायोरिटीज़ आपके सामने हैं, और वो प्रायोरिटीज़ इस इलाके के बसने वाले अवाम की बेहतरी की प्रायोरिटीज़ हैं। उसमें कोई हमने वो जो जिसका आपने इजहार किया कि ये इलेक्शन ईयर वाला बजट नहीं हमने बनाया, हमने सॉलिड बजट बनाया, वसाइल के साथ बजट बनाया, और इंशाल्लाह हमारा ये जो आखिरी साल है इसके अंदर भी हम अपने जो मंशूर था उसको कंप्लीट करके जाएंगे। हर जगह डेवलपमेंट के अंदर भी कंप्लीट करेंगे। हम रनिंग ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा दूसरा था, और तहरीक आज़ादी के लिए भी हमने जो काविशें कर सकते थे उसको फैसिलिटेशन करने के लिए, यहाँ फाजिल मेंबर ने कहा कि हमने इसके लिए कोई बजट नहीं नॉमिनेट किया, उसका बजट में तो कश्मीर सेल का 13-14 करोड़ रुपया, लेकिन ये करोड़ों की बात नहीं है। जितने पैसे दरकार हैं उतने पैसे मौजूद होंगे। हम जिसको उजागर करने के लिए जहाँ हम कश्मीर के लिए चाह सकते हैं वो वसाइल हुकूमत जो है इंशाल्लाह उसको मुहैया पहले भी किए, और ज़्यादा मुहैया करेगी। इसमें कोई कमी जो है वसाइल के लिहाज से इस चीज़ के अंदर हमारी जो बेस कैंप है उसमें इस लिहाज से कमी नहीं आएगी। इसी तरह गवर्नेंस के लिहाज से भी आपने देखा कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में टोटल हमारे पास 600 लेक्चरर्स हैं, 300 लेक्चर्स हमने नए जो हैं, कोई एडहॉक भर्ती एक भी नहीं किया अपने इस दौर के अंदर। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमने 300 लेक्चर्स को हमने लेके आए। 6,500 जो है हमने NTS के लोग लेके, जो इक्का दुक्का जैसे वजीर साहब ने भी बताया था कि पूरी शिकायत हमें तकरीबन 200 लोगों की शिकायत आई कि नंबरों में ऊपर नीचे हुआ है, उसके जाले का भी तरीका रखा हुआ है। लेकिन अब 56,000 एप्लीकेंट्स में से 6,000 हमने अपॉइंट किए,
वो 200 की शिकायत आई, बहुत नॉमिनल है, और उसको भी अदाला हमने किया, उनमें से भी जो हम कर सकते हैं। तो हुकूमत ने डायरेक्शन जो है इसकी बहुत सिमत डायरेक्शन जो है अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी रही, गवर्नेंस के अंदर भी रही, डेवलपमेंट के अंदर भी डायरेक्शन हमारी अच्छी रही। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, स्कूलों के अंदर हमने जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत फुकदान था उसको बेहतर किया, हाज़री स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हमने इसमें बेहतरी की, हेल्थ के अंदर हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बढ़ा रहे हैं, हमने इमरजेंसी मेडिसिन जो हैं वो उसको शुरुआत किया, हमने नई जॉब स्लॉट्स जो हैं उसके अंदर क्रिएट की। तो ये मैं समझता हूँ कि मेजर मैं इसमें काम है। इसी तरह मुख्तलिफ महकमों के अंदर हमने जो है अपना IT के अंदर जैसे कहा है कि बहुत से वज़ीर साहब ने खुद अपनी स्पीच में बहुत से इनिशिएटिव्स बताए। इसी तरह ज़राअत और इसी तरह उमूर हैवानात के अंदर हमारे बहुत से इनिशिएटिव्स थे जहाँ लोगों को कर्जे के साथ सहूलत हम दे रहे थे और लोगों ने बहुत से डेयरी फार्म्स बनाए। अब नए भी हम उसको इस माली साल भी हम दे रहे हैं, ये भी प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर आता है। हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि जो बैंक्स के थ्रू फैसिलिटेशन हमारे इसके साथ है। तो गो के हर शोबे के अंदर स्पोर्ट्स का मैंने आपको बयान कर दिया जिसके अंदर हमने ऑलरेडी था, टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर हमने ऑलरेडी इसके अंदर लेके आए। फिर हमने वाटर सप्लाई जैसे यहाँ जिक्र हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अब ऑलमोस्ट 80% तहसीलों के अंदर भी हमने वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो शुरू कर चुके हैं। अब ये बेसिक्स है, ये बुनियादी हक है यहाँ के लोगों का, जो हम उसको प्रायोरिटीज उसी में हमने प्रायोरिटाइज की है। जो आप हमारी बजट को एलोकेशन को प्रायोरिटाइज जब आप करते हैं, बजट स्कीम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या जो प्रायोरिटाइज हमने किया, अगर इससे बेहतर आपको सजेस्ट करते हैं तो हम उसको भी लेने को तैयार हैं। लेकिन अपने समझ बूझ के मुताबिक हमने जो प्रायोरिटाइज किया वो लोगों की बेहतरी उसी में थी, लोगों का फ़ायदा उसी में था। इस खित्ते के लोगों के लिए हमने बेहतर प्रायोरिटाइज किया और अल्लाह के फजल से ये चीज़ें ग्राउंड में डिलीवर भी अब हो रही हैं और इंशाल्लाह ये डिलीवर होंगी। और हर चीज़ को हमने फंडिंग के साथ किया और आज हम उस स्टेज पे हैं अपने टेन्योर के आखिरी साल के अंदर इन चीज़ों को अख्ताम में होंगी। हमारे मेन रोड्स कंप्लीट हो जाएंगी, लिंक रोड्स हमारी 60% कंप्लीट हो जाएंगी, 40% जो हैं अभी जो इस साल शुरू करेंगे वो आगे कंटिन्यू रहेंगी। उसी तरह हमारे जो हेल्थ के हैं हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ आगे चलते रहेंगे, उन पर काम तेज़ी से जो है वो जारी रहेगा। तो आखिर में एक बार फिर इस ऐवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपोजिशन से और इस ऐवान में सारे बैठे हुए लोगों से गुजारिश करूँगा कि सब इस बजट को मुतफ़िका पास करने में मदद करें। और मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो बेहतरी तजवीज़ हो सकती थी इस इलाके की बेहतरी के लिए वो इसमें शामिल है। थैंक यू।